सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला ने मिलकर पार्वती और गीता का खून कर दिया था। उन दोनों ने उनका खून गला दबाकर किया था, लेकिन अब उन दोनों के सामने सवाल था उन लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने का। दो लाशों को बहुत देर तक अपने घर में रखे रहना उन दोनों के लिए रिस्की हो सकता था। दो लाशों को एक बार में ठिकाने लगाना भी मुश्किल का काम था। चंद्रकला के मन में अब थोड़ा डर भी आ रहा था। वो सिद्धलिंगप्पा से बोली, कहीं हमने ये कत्ल करके कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे डर लग रहा है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चला तो वो हमें फांसी के फंदे पर लटका देगी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चंद्रकला डरी हुई थी। डर तो सिद्धलिंगप्पा को भी लग रहा था, लेकिन वो अपना डर उसके आगे लेकर नहीं आना चाहता था। वो उससे बोला, कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? हम लोग कोई पहली बार खून थोड़ी ना कर रहे हैं। कुमुदा की लाश को भी तो ठिकाने लगाया था ना हमने। उसके बारे में पता चला किसी को? तो इन दोनों के बारे में कैसे पता चलेगा? चंद्रकला अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सिद्धलिंगप्पा की बात पर यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसके पास उस वक्त और कोई चारा नहीं था। वो उससे बोली, तो सिद्धलिंगप्पा तुम ही बताओ, हम इन लाशों को ठिकाने कैसे लगाएंगे? सिद्धलिंगप्पा की आंखों में एक चमक आ गई थी। वो उससे बोला, किचन में वो मुर्गा काटने वाला चाकू रखा है ना, वो लेकर आओ। चंद्रकला ये सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धलिंगप्पा चाकू क्यों मंगवा रहा था। खैर, बिना कोई सवाल किए वो वहां से गई और किचन से चाकू लेकर आई। सिद्धलिंगप्पा अब उससे बोला, चंद्रकला, सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों का कत्ल करें, हमें इन दोनों की पहचान भी छुपा कर रखनी है। चंद्रकला बोली, हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। अगर किसी को भी इन दोनों की लाश के बारे में पता चला तो बात हम तक आ सकती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। चंद्रकला भी अब अपना डर साइड में हटाकर दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धलिंगप्पा मुस्कुराया और उससे बोला, तुम फिक्र मत करो, उसका प्लान है मेरे दिमाग में। ये कहकर सिद्धलिंगप्पा ने पार्वती की लाश को काटना शुरू कर दिया। उसने उसके शरीर के निचले हिस्से को अलग कर दिया। चंद्रकला खड़ी हुई उसे खौफ में देखे जा रही थी। वो उससे बोला, खड़े खड़े देखो मत, जाकर कोई कपड़ा लाओ और इस खून को साफ करो। ये सुनते ही वो भागी और कपड़ा लेकर आई। तब तक सिद्धलिंगप्पा ने पार्वती के शरीर के 2 टुकड़े करके उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। अब वो गीता की ओर बढ़ रहा था। अपने पीछे सहमी सी खड़ी चंद्रकला से वो बोला, क्या तुम बस बुत बनकर खड़ी ही रहोगी? साफ नहीं करना तुम्हें खून? खून रिश्ता हुआ बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? चंद्रकला ने अब कपड़े से सारा खून बाल्टी में समेटना शुरू कर दिया। सिद्धलिंगप्पा अब गीता की लाश को खींचकर वहां ले आया था जहां उसने पार्वती का कत्ल किया था। उसने अब गीता के शरीर के टुकड़े भी वैसे ही करना शुरू कर दिए जैसे उसने पार्वती के किए थे। अब उस घर में 2 लाशों के 4 टुकड़े पड़े थे और उन लाशों के चेहरे खराब हो चुके थे। अब सिद्धलिंगप्पा ने चंद्रकला से कहा, एक काम करो, कहीं से बड़े बड़े थैले लेकर आओ। चंद्रकला झट से गई और कुछ बड़े बड़े थैले लेकर आ गई। उसके बाद उन दोनों ने पार्वती और गीता के शरीर का निचला हिस्सा उन थैलों में भरा और रात होते ही वो दोनों उसकी बाइक पर बैठकर उस थैले के साथ निकल गए। उन दोनों ने पार्वती और गीता के शरीर के निचले हिस्सों को अलग अलग तालाबों में फेंक दिया। उसके बाद वो दोनों घर आए और उन दोनों ने उनके शरीर के बचे हुए हिस्सों को उठाया और उन्हें भी अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। जब वो दोनों घर लौटे तो वो ये काम करके बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी सिद्धलिंगप्पा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान बड़ी अजीब थी। उसे देखकर चंद्रकला ने उससे पूछा, तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो सिद्धलिंगप्पा? सिद्धलिंगप्पा उस वक्त किसी सनकी पागल की तरह लग रहा था और अपनी ही मदहोशी में गुम वो उससे बोला, चंद्रकला,
शाहजहां ने तो मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, पर मैंने तो तुम्हारे लिए 3 जीते जागते लोगों का कत्ल कर दिया। अब बताओ, मेरा प्यार बड़ा है या शाहजहां का? उसकी वो बात सुनकर चंद्रकला को भी एक पल को लगा कि वो सही कह रहा था। आज तक दुनिया में किसी तवायफ के लिए किसी ने वो नहीं किया होगा जो सिद्धलिंगप्पा ने उसके लिए किया था। वो भी बहुत खुश थी। उस पर भी एक सनक सी ही सवार हो गई थी। वो उससे बोली, तुम सही कह रहे हो सिद्धलिंगप्पा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर इस पूरी दुनिया को बता दूं कि मुझसे प्यार करने वाले मेरे सिद्धलिंगप्पा ने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन अफसोस, मैं किसी को ये बता नहीं सकती। उसके बाद चंद्रकला की आंखों में हवस उतर आई थी। उसने सिद्धलिंगप्पा को ऐसे देखा जैसे वो उसके साथ कभी सोई ही नहीं थी। उसने उसकी तरफ देखा और अपनी आवाज में नशा सा घोलते हुए वो उससे बोली, सिद्धलिंगप्पा, तुमने मेरे लिए इतना किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। चलो आओ, आज मैं तुम्हें खुश करती हूँ। तुम जो जो कहोगे मैं आज वही वही करूँगी। आज के लिए तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो। तुम्हारा मुझ पर आज मेरे मालिक जैसा हक है। अब बताओ, मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? उसकी वो बात सुनकर जैसे सिद्धलिंगप्पा के पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चंद्रकला आज उसकी गुलाम बनने को तैयार थी। नहीं तो हमेशा ही चंद्रकला ने अपनी मर्जी के हिसाब से उससे प्यार करवाया था। सिद्धलिंगप्पा उससे बोला, तुम पक्का वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा? बाद में मना तो नहीं कर दोगी ना तुम? चंद्रकला उसकी पैंट उतारती हुई उससे बोली, तुम जो जो कहोगे मैं वही सब करूंगी। ये कहने के बाद उसने अपने कपड़े उतारना भी शुरू कर दिया। सिद्धलिंगप्पा के पूरे बदन में अब एक सरसराहट मच रही थी। उसने चंद्रकला के नंगे जिस्म को अपने हाथों से जोर जोर से नोचना शुरू किया, लेकिन उसने वो सहना जारी रखा। इसके बाद सिद्धलिंगप्पा अपने हाथ उसकी कमर के नीचे ले गया और उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगा। इसके बाद उसने सिगरेट जलाई और चंद्रकला को झटके से पलट के बेड पर आधा झुका दिया। सिद्धलिंगप्पा अब उस पर अपनी हवस मिटा रहा था। सिद्धलिंगप्पा थोड़ी देर पहले की अपनी सारी थकान को भूल चुका था। इस समय तो वो चंद्रकला की दर्द भरी चीखें निकलवाने में मशगूल था। लेकिन आज चंद्रकला को कोई शिकायत नहीं थी। उन दोनों के लिए वो रात ऐसी थी जैसे किसी की नई नई शादी होने के बाद उनकी सुहाग रात होती है। वो दोनों आधी रात तक एक दूसरे से प्यार करते रहे और उसके बाद चंद्रकला सो गई। लेकिन सिद्धलिंगप्पा की आंखों से नींद कहीं गायब थी। उसके दिमाग में अचानक चंद्रकला की एक बात गूंजने लगी। उसे बार बार एक बात सुनाई दे रही थी, मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूं कि मुझसे प्यार करने वाले इंसान ने मेरे लिए क्या किया है। सिद्धलिंगप्पा के मन में अचानक एक बात आई, सिद्धलिंगप्पा, खून तो तूने बहुत अच्छे से कर दिए। तूने लाशों को भी बहुत अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। तेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में तो पुलिस को जन्मों लग जाएंगे, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है, ये चंद्रकला। कुछ भी कह ले, ये औरत है तो गवार ही ना। अगर ये कुमुदा जैसी 2 कौड़ी की औरत की बातों में आकर धंधे में पड़ सकती है तो ये तेरे बारे में किसी को बता भी सकती है। किसी दिन अपने कोठे वाली औरतों को इसने सिर्फ होशियारी झाड़ने के लिए बता दिया कि तूने क्या किया है तो तेरा क्या होगा। तू तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। सिद्धलिंगप्पा के दिमाग में ये बातें आना शुरू हुई तो आती ही रहीं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने खिलाफ बचा आखिरी सबूत चंद्रकला को वो कैसे ठिकाने लगाएगा। फिर वो अपने आप से ही बोला, सिद्धलिंगप्पा, तुझे अब तक 7 खून करने थे,
3 तो तू कर चुका है, 4 और बाकी है। लेकिन अब तू 4 नहीं 5 खून करेगा। लिस्ट में सभी औरतों को मारने के बाद सबसे आखिरी में तू चंद्रकला का खून करेगा। सिद्धलिंगप्पा ने खुद से ये बात कही और अपनी ही बात को कोई मास्टर प्लान समझकर उसकी आंखें चमक उठी। सिद्धलिंगप्पा उस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे शातिर कातिल समझ रहा था। समझता भी क्यों नहीं, वो 3 कत्ल कर चुका था, 3 लाशों को ठिकाने लगा चुका था। लेकिन अब तक किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं था। सिद्धलिंगप्पा पकड़ा जाने वाला था, लेकिन सवाल ये था कि वो आगे कितने खून कर देने वाला था। क्या वो अपने आखिरी शिकार चंद्रकला को मारने में कामयाब होता है? कैसे पकड़ा गया था सिद्धलिंगप्पा? कैसे रुका था मौत का सिलसिला? जानने के लिए सुनिए